Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you Doctrine of Indoor Management. ये कंपनी लॉ का एक टॉपिक है और आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से, लेकिन जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी से। कैसे, ये देखो। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ एक्सेप्शन और लिमिटेशन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये उसकी एक लिमिटेशन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वेयर एज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। ये मैंने अभी आपको बताया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, किससे? आउटसाइडर से। बट जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो हम आज करेंगे, इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी इन द सेम मैनर। ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट? कंपनी के अगेंस्ट। देखो कैसे। The outsider dealing with the company are also entitled to presume that as far as internal proceedings of the company are concerned, everything has been regularly done. Okay? Suppose अगर कोई outsider आ रहा है कंपनी के साथ डील करने के लिए, तो वो ये assumption करके आता है, ये प्रिज्यूम, ये मान के आता है कि जो भी कंपनी की अंदर की इंटरनल प्रोसीडिंग्स रही होंगी वो कंपनी ने उनको अच्छे से फॉलो किया गया होगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस है, इसी प्रिजम्पशन पे बेस है। द आउटसाइडर्स कैन ऑल्सो प्रिज्यूम that the company must have followed the proceedings which are required to be followed by the company as per the memorandum and articles of association of the company. Suppose अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ डील करना चाहता है और वो कंपनी के साथ डील करने आया है, तो वो ये assumption करता है, वो ये मान के आता है कि कंपनी ने वो सारी प्रोसीडिंग्स पूरी की होगी जो कि उसे पूरी करनी चाहिए थी उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। द डोर ऑफ मैनेजमेंट आर क्लोज्ड फॉर द आउटसाइडर्स। तो इन प्रोसीडिंग्स के लिए जो मैनेजमेंट के डोर्स है, मतलब जो दरवाजे हैं, वो आउटसाइडर्स के लिए बंद है, इसलिए हम इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, इसलिए इस डॉक्ट्राइन का नाम ये पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है कि जो भी आउटसाइडर आता है कंपनी के साथ डील करने के लिए, वो ये मान के आता है कि कंपनी की जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं, जो कि अंदर के जो कंपनी के काम हैं, वो रेगुलरली हो रहे हैं और कंपनी ने उन्हें अच्छे से फॉलो किया गया होगा जो कि उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा है। ठीक है, तो उसे हर चीज आके इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ये मान के चलता है कि कंपनी ने अपनी सारी इंटरनल प्रोसीडिंग्स अच्छे से फॉलो की होगी। ठीक है, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार इस केस के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोएंट। ठीक है, ये केस है, ये मैं आपको पहले साथ साथ समझाते रहती हूँ। द डायरेक्टर्स ऑफ ए रॉयल ब्रिटिश बैंक हैड ए पावर्स अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू इश्यू द बॉन्ड्स प्रोवाइडेड दे वर ऑथोराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी। एक बैंक था जिसका नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक। ठीक है, उसके डायरेक्टर्स के पास पावर थी, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उनके पास पावर थी कि वो बैंक के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा है उसके रिगार्डिंग, किसमें? जनरल मीटिंग में, जो कि शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही वो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं लोगों को। अब द डायरेक्टर इशूड ए बॉन्ड टू मिस्टर टर्कोएंट। तो डायरेक्टर्स ने क्या करा? मिस्टर टर्कोएंट को बॉन्ड इशू कर दिया। बट बिफोर द बॉन्ड वॉज इशूड, लेकिन बॉन्ड के इशू होने से पहले कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। नो रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द कंपनी ऑथोराइजिंग द डायरेक्टर्स टू डू सो। कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया जो कि उनको करना चाहिए था आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। तो मैच्योरिटी में क्या हुआ? ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड्स
द कंपनी रिफ्यूज टू रिडीम द बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट आई तो मिस्टर टर्कोएंड ने अपने पैसे मांगे, ठीक है, जो बॉन्ड के उन्होंने कहा कि मेरे बॉन्ड को रिडीम करो, मुझे पेमेंट वापस करो। तो कंपनी ने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया उनको बॉन्ड रिडीम करने के लिए। इट वॉज हेल्ड दैट टर्कोएंड हैड अ राइट टू रिसीव द मनी। तो ये डिसीजन लिया गया कि मिस्टर टर्कोएंड को पूरा हक है अपनी मनी रिसीव करने का from the company because he had a right to assume that the company had passed the necessary resolution। क्यों? क्योंकि उसने डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट लिया और उसने ये बोला कि मुझे नहीं पता था कि इनको ये पास करना चाहिए था रेजोल्यूशन, तो मैंने तो यही एज्यूम करा कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स है कंपनी की, उसने करी ही होंगी। तो उसने ये एज्यूम करके उसने वो बॉन्ड खरीदे कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया ही होगा, तभी तो बॉन्ड्स इशू कर रही है कंपनी। Because it is the internal matter of the company for which the doors of the company are closed for the outsiders। ठीक है, तो उसने ये प्ली ली कि ये एक कंपनी का इंटरनल मैटर था, तो मैंने यही मान के बॉन्ड्स खरीदे कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया ही होगा, तभी तो कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है। ठीक है, तो उस केस में फिर ये डिसाइड हुआ कि मिस्टर टर्कोएंड को पेमेंट मिली, रिडीम हुई, तो उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो जो उसका बेनिफिट मिस्टर टर्कोएंड को मिला। ठीक है, तो ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी केस के बेसिस पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की जो है वो आया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम टर्कोएंड रूल के नाम से भी जानते हैं। सपोज अगर आपको क्वेश्चन में टर्कोएंड रूल के नाम से आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का केस। अब कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो वैलिड नहीं होता है, मतलब आप उसका प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। वो कौन कौन सी हैं देखो। सबसे फर्स्ट, अब एक्सेप्शंस कौन सी हैं हमारी, देयर आर सर्टेन केसेस वेयर द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट अवेलेबल। जहां पे आप बेनिफिट नहीं ले सकते डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी। सपोज अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, ठीक है, डील करने के लिए आ रहा है और उसे पता है, उसे नॉलेज है कंपनी की इररेगुलरिटी के बारे में, उसे पता है कि कंपनी ने ये चीज नहीं करी होगी, फिर भी अगर वो कंपनी के साथ डील करता है तो बाद में वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकता है। देखो, वेयर अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी एज रिगार्ड्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिस्पाइट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज के बावजूद ही डील्स विद द कंपनी, वो कंपनी के साथ डील करता है, देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द प्रोटेक्शन अंडर दिस डॉक्ट्राइन। तो फिर उसे इस डॉक्ट्राइन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये केस से आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, केस है हमारा हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी का एक केस है। ठीक है, इसके ऊपर देखो, The directors of a patent ivory company were empowered to borrow up to $1,000। जो डायरेक्टर्स थे किस कंपनी के, पेटेंट आइवरी कंपनी के, उनके पास पावर थी कि वो $1,000 तक बोरो कर सकते हैं किसी से भी। And if they want to borrow more than this amount, they shall have to take the consent of the shareholders in a general meeting of the company। अगर उनको $1,000 से ज्यादा बोरो करने हैं किसी से तो उसके लिए उन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, या फिर उनको एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। मिस्टर हावर्ड कौन थे, वो एक डायरेक्टर ही थे कंपनी के। ठीक है, तो वो खुद ही कंपनी के डायरेक्टर थे, तो उनको नॉलेज थी इस चीज की कि अगर कंपनी को ज्यादा लेना है तो उन्हें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, कंपनी को लेंट कर दिए कितने, $3,500 टू द कंपनी, जो कि बोरोइंग पावर से ज्यादा था। मींस बोरो कितना कर सकते थे, 1,000 तक ले सकती थी कंपनी बिना परमिशन के शेयर होल्डर्स की। लेकिन मिस्टर हावर्ड जो खुद डायरेक्टर थे उन्होंने कंपनी को 3,500 जो है वो लेंट कर दिए। ठीक है, विदाउट गेटिंग द रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। When the company refused to refund the money, जब कंपनी ने मना कर दिया रिफंड करने के लिए पैसे, मिस्टर हावर्ड ने सूट फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट। It was held that since he had notice of internal irregularity, तो ये डिसाइड हुआ
कि जो डायरेक्टर थे मिस्टर हॉवर्ड, उनको नॉलेज थी कि कंपनी 1000 से ज्यादा नहीं ले सकती है। अगर उसको लेना है तो उसको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी होगी जनरल मीटिंग में। तो वो खुद ही एक डायरेक्टर थे, तो उनको पता था कि ऐसी कोई परमिशन नहीं ली गई। तो अब वो 3500 क्लेम नहीं कर सकते और वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन का फायदा नहीं ले सकते। तो उनको सिर्फ $1000 तक ही पेमेंट होगी। ओके, अब आ जाओ हमारी सेकंड एक्सेप्शन क्या है। सेकंड एक्सेप्शन है नेग्लिजियंस। जब कोई पर्सन थोड़े से एफर्ट के साथ, थोड़ा सा एफर्ट अगर कोई करे और अगर वो ये पता लगा सकता है कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी अगर वो एफर्ट नहीं करता है, तो उस केस में भी वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता। देखो कैसे। वेयर अ पर्सन कुड डिस्कवर द इरेगुलरिटी विद अ लिटिल एफर्ट, मीन्स वो इरेगुलरिटी को डिस्कवर कर सकता है, ढूंढ सकता है लिटिल एफर्ट के साथ ऑन हिज पार्ट, बट नेग्लिजेंटली फेल टू डू सो, बट वो नहीं करता है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो उसे उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। अब इसका केस देखो आप, केस है इसका अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल का केस है इसके ऊपर। ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी वॉज द प्रिंसिपल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एक डायरेक्टर था, वही कंपनी का एक ही शेयर होल्डर था। ही यूज्ड टू डिपॉजिट चेक फेवरिंग द कंपनी इन हिज पर्सनल अकाउंट, वो क्या करता था, कंपनी के नाम पे जो चेक होते थे वो अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कराता था। द बैंक यूज्ड टू क्रेडिट दोस चेक इन हिज पर्सनल अकाउंट, बैंक उसके अकाउंट में चेक को क्रेडिट कर देता था इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द चेक इन द अकाउंट ऑफ ए कंपनी, जबकि बैंक को वो चेक जो है वो कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था। अब क्या हुआ, ए सूट वाज फाइल्ड, केस किया गया बैंक के अगेंस्ट बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स ने बैंक के खिलाफ केस कर दिया। बैंक ने क्या किया, उसने प्रोटेक्शन ले ली डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। बैंक ने कहा कि हमें नहीं पता, ये तो कंपनी की अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग है, तो हमें था कि इन्होंने सब कुछ कराई होगा, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन क्या डिसाइड हुआ, इट वाज हेल्ड दैट बैंक इज नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये डिसाइड हुआ कि बैंक को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज द बैंक कुड हैव डिस्कवर्ड द इरेगुलरिटी बाय लिटिल एफर्ट, बैंक जो था वो इरेगुलरिटी को डिस्कवर कर सकता था, ढूंढ सकता था लिटिल एफर्ट के साथ। क्यों, क्योंकि बैंक ही तो चेक डिपॉजिट कर रहा था ना पर्सनल अकाउंट में, तो ये बैंक की जिम्मेदारी थी कि वो थोड़ा सा एफर्ट करके उनको ये कह सकता था कि ये चेक जो थे वो कंपनी के अकाउंट में जाने चाहिए, ना कि पर्सनल अकाउंट में। तो उस केस में जो बैंक है वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता। ओके, सो नेक्स्ट हमारी एक्सेप्शन है हमारी फोर्जरी। फोर्जरी होता है किसी के नकली साइन करना या धोखाधड़ी करना, तो उस केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन रिलाइज अपॉन ए फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, अगर कोई बंदा फोर्स्ड डॉक्यूमेंट लेके आता है तो उस केसेस पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है। देयरफॉर टर्को एंड रूल डज नॉट अप्लाई ऑन फोर्जरी, टर्को एंड रूल भी बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो वो रूल अप्लाई नहीं होता है। ये भी आपको केस से समझ आएगा। देखो, ये केस है हमारा रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी का केस है। ए शेयर सर्टिफिकेट वॉज फोर्ज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, एक शेयर सर्टिफिकेट को फोर्ज किया गया, किसने किया, बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बाय फॉर्जिंग द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड इश्यूड टू मिस्टर रूबेन अंडर द सील ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 2 डायरेक्टर्स के साइन सेक्रेटरी ने कर दिए, नकली साइन कर दिए 2 डायरेक्टर्स के, और उसने वो शेयर सर्टिफिकेट मिस्टर रूबेन को इश्यू कर दिया अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील भी लगा दी उसने, विदाउट अथॉरिटी अगेंस्ट द सम ऑफ मनी लेंट टू द कंपनी। ठीक है, और उसने वो जो है वो इशू कर दिया सर्टिफिकेट, किसको, मिस्टर रूबेन को। लेटर ऑन कंपनी रिफ्यूज टू रजिस्टर द शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी ने लेटर ऑन क्या करा, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया उस शेयर सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने के लिए कि भाई हम इस शेयर सर्टिफिकेट को नहीं मानते। मिस्टर रूबेन ने सूट फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर फॉर द डैमेजेस एंड सॉर्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, कि मुझे नहीं पता कि ये साइन किसके हैं, लेकिन मुझे था कि डायरेक्टर्स ने साइन किए होंगे और मेरे को अब मेरी पेमेंट, मेरा जो शेयर सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर करो आप। लेकिन इट वॉज हेल्ड दैट इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ टर्को एंड रूल, मीन्स उसको तो ये डिसाइड किया गया तो उसे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों, बिकॉज दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन फॉर्जरी, क्योंकि ये रूल जो है वो फॉर्जरी पे अप्लाई
नहीं होता है। जहां पे डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड होता है, किसी के आपने नकली साइन किए होते हैं, तो उस केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्ट्स आउटसाइड द एपरेंट अथॉरिटी। अगर कोई बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है, मींस जिसकी उसे अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो उस केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है। देखो कैसे, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई where an officer of the company enters into a contract with a third party which is apparently outside his authority and the company shall not be liable for such contracts। तो अगर कोई ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जिसकी उसे अथॉरिटी ही नहीं थी, पावर ही नहीं थी, तो उस केस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है। अब इसका भी एक केस है, उससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो केस है हमारा आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी का केस है। आनंद बिहारी लाल परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ दिनशा एंड कंपनी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट। आनंद बिहारी लाल ने क्या करा, उसने दिनशा एंड कंपनी की प्रॉपर्टी खरीदी। किससे खरीदी? दिनशा एंड कंपनी के अकाउंटेंट से ही। और अकाउंटेंट को हु हैज अपेरेंटली नो अथॉरिटी टू सेल, और अब अकाउंटेंट को कोई अथॉरिटी नहीं थी, पावर नहीं थी कि वो दिनशा एंड कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। When the company refused to part with the property, कंपनी ने मना कर दिया कि भाई कोई सेल नहीं हुई है, हम अपनी प्रॉपर्टी आपको नहीं देंगे, आनंद बिहारी लाल को। तो आनंद बिहारी लाल ने क्या करा, उसने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द कंपनी कि भाई मैंने तो आपके अकाउंटेंट से आपकी प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब आपको मुझे देनी ही होगी अपनी सारी प्रॉपर्टी। तो उसने क्या करा, एंड सॉट द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का उसने बेनिफिट लिया। इट वॉज हेल्ड दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये डिसाइड किया गया कि वो इस चीज का फायदा नहीं ले सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, एज द ट्रांजैक्शन वाज अपेरेंटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ अकाउंटेंट। क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन थी वो अकाउंटेंट की अथॉरिटी के बाहर थी, मींस उसे पावर ही नहीं थी, उसे अथॉरिटी ही नहीं थी वो कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो आनंद बिहारी लाल को वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं मिली। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों को कॉमर्स के किसी भी टॉपिक में डाउट है और आप चाहते हैं मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, आपको जल्दी ही उस पे वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू।